फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के तीसरे लॉज पर। तो तीसरे लॉज को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि ये नेचर का बहुत ही यूनिवर्सल लॉज है और ये हर जगह पर अप्लीकेबल है। जैसे कि स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ का, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन equal in magnitude, but opposite in direction. सिंपल लैंग्वेज में कि अगर नेचर में कहीं पर भी एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी ज़रूर होगा, और जहाँ पर एक्शन और रिएक्शन ये फोर्सेस हैं, और एक्शन जितनी मात्रा में हो रहा है यानी कि फोर्स जितनी मात्रा में हो रहा है, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स नेचुरली लग जाएगा, निश्चित ही लगेगा। और कितना, जितना फोर्स एक्शन का होगा उतना ही फोर्स रिएक्शन का भी होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी, और यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लॉक है और यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक है। ये मान लीजिए ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी। अगर इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया एफ का, तो ये ब्लॉक भी इस ब्लॉक को छोड़ेगी नहीं, ये ब्लॉक भी लगाएगी इस ब्लॉक पर फोर्स। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कितने का लगाएगी? इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पर जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स ये ब्लॉक भी इस ब्लॉक पर लगाएगी। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। और रीज़न बड़ी क्लियर है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है और ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक बात बड़ी ही क्लियर है कि फोर्सेस कभी भी सिंगली एक्ट नहीं करता। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट भी आप पर लगाएगी फोर्स। कितना लगाएगी? जितना कि आपने लगाया है। किधर लगाएगी? आपने अगर ऑब्जेक्ट पर लगाया है तो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के ठीक अपोजिट आप पर लगाएगी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने इसको वॉल को, बोर्ड को अगर पुश करूं पीछे की तरफ, अगर मैं वॉल को पीछे की तरफ धक्का दूं, फोर्स लगाऊं, तो ये वॉल, ये बोर्ड भी मुझे पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मैं ही फोर्स लगाऊं इस पर। ऑटोमेटिक देयर विल बी अ फोर्स ऑन मी ऑल्सो, एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस बोर्ड टू मी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ढेरों एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं। एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए गन बुलेट सिस्टम का। जब भी बुलेट गन से निकलती है तो पूरा सिनेरियो समझिएगा। गन बुलेट पर फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो तो गन बुलेट को ढकेलती है आगे की डायरेक्शन में, और बदले में बुलेट भी गन को ढकेलता है पीछे की डायरेक्शन में। कौन से फोर्स से? जितने फोर्स से गन ने बुलेट को ढकेला था आगे की डायरेक्शन में, बुलेट भी गन पर उतना ही फोर्स लगाती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। और यही कारण है कि जो आपका गन होता है फायरिंग के समय में पीछे हट जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल, जब भी आप कभी नाव की सवारी कर रहे हैं और नाव से उतरते हैं, तो आप नाव से उतरते वक्त में जैसे ही धरती पर कदम रखते हैं, तो आप जैसे ही धरती पर कदम रखते हो यानी कि धरती पर फोर्स लगाते हो, वैसे ही धरती आप पर फोर्स लगा देती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने धरती पर फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, धरती भी मानेगी नहीं,
धरती भी आप पर फोर्स लगा देगी पीछे के डायरेक्शन में, और उसी फोर्स के कारण नाव थोड़ी सी पीछे हट जाती है। आपने इसे डेली लाइफ में महसूस किया होगा। आप जब नाव से उतरते हैं ज़मीन पर, नाव पानी में है, और आप जब ज़मीन पर उतरते हो तो नाव ज़रा सा पीछे हट जाती है। उसके पीछे रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि आप धरती पर फोर्स लगाते हैं आगे की डायरेक्शन में, बदले में धरती आप पर फोर्स लगाती है पीछे की डायरेक्शन में, और इसी वजह से नाव पीछे हट जाती है। और भी एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। रॉकेट जो उड़ती है ऊपर की तरफ जाती है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, रॉकेट में गैसेस तेज़ी से नीचे की तरफ निकलती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर पर फोर्स लगाती हैं। जो रॉकेट से गैस निकलती है वो एटमॉस्फेयर पर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। एटमॉस्फेयर भी नहीं मानेगा, वो रॉकेट पर फोर्स लगा देगा ऊपर की तरफ, और इसी वजह से रॉकेट ऊपर कंटिन्यूअसली जाता है रिएक्शन फोर्स के कारण। एक और एग्जांपल, आप कभी जंप करते हैं, नीचे से ऊपर जंप करते हैं, तो जंप करने के लिए कौन सा फोर्स आपको जंप करवाता है? आप जमीन पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ जंपिंग के समय, और जब आप फोर्स जमीन पर लगा रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो रिएक्शन के तौर पर जमीन भी आप पर फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। तो जमीन ने फोर्स लगाया है आप पर ऊपर की तरफ, उसी फोर्स के कारण आप जंप कर पाते हैं, ऊंचाइयों तक जा पाते हैं। मेक श्योर आपने फोर्स लगाया ज़मीन पर नीचे की तरफ जंप करने के लिए, और जो आप फोर्स लगा रहे हो ज़मीन पर नीचे की तरफ, उसी फोर्स का रिएक्शन फोर्स यानी कि धरती ज़मीन आप पर एक फोर्स लगा देती है ऊपर की तरफ, और उसी फोर्स के कारण आप जंप कर पाते हो, ऊंचाइयों को छू पाते हो। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि धरती हम पर फोर्स लगाती है इसलिए हम ऊपर जाते हैं? ठीक है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि आप जब जंप करना चाहें तो एक बार जंप कर लीजिए हवा में कुछ ऊंचाई तक, और उस ऊंचाई से मैं अगर कहूं कि आप एक बार और जंप करिए और ऊपर जाइए, मुमकिन है? मैं ये कह रहा हूं कि आप हवा में एक बार जंप कर लीजिए, कुछ ऊंचाई तक आप पहुंच गए, अब उस ऊंचाई से एक बार और जंप करिए। क्या ये पॉसिबल है? हवा से क्या आप जंप लगा सकते हो? इसके पीछे रीज़न है कि नहीं, आप नहीं लगा सकते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको ज़मीन चाहिए, जिस ज़मीन को आप पीछे ढकेलें और बदले में ज़मीन आपको ऊपर ढकेले। और जब हवा में आप आ चुके हो तो आप किस चीज़ को ढकेलोगे? नीचे। तो जब आप नीचे नहीं ढकेल सकते तो फिर ज़मीन भी आपको ऊपर नहीं ढकेलेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ की मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पर फोर्स लगा देगी। किधर? आपने जिधर लगाया है ठीक उसके अपोजिट। कितना? आपने जितना लगाया है ठीक उतना ही। यानी दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ तो सेम होती है, बट दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। और नेचर में कहीं भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही एक सिंगल फोर्स होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स नेचर कहता है कि आ जाएगा, और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो दो फोर्सेस काम करते हैं उन फोर्सेस में से पहले कौन लगता है और बाद में कौन लगता है। यानी फोर्स ऑफ एक्शन किसको कहते हैं और फोर्स ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है कि फोर्स ऑफ एक्शन पहले काम करता है और रिएक्शन बाद में होता है, तो ये आइडिया आप चेंज करिए। फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन बोथ एक्ट्स एट द सेम टाइम। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पर जैसे ही फोर्स लगाना शुरू किया, जिस इंस्टेंट में फोर्स लगाना शुरू किया, उसी इंस्टेंट में ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना शुरू कर देगी। और जब तक ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर बैकवर्ड फोर्स लगाती ही रहेगी। जब ये फोर्स खत्म हो जाएगा जिस इंस्टेंट में, उसी इंस्टेंट में ये फोर्स भी खत्म हो जाएगा। यानी दोनों फोर्सेस एक साथ लगने शुरू होते हैं और एक ही साथ खत्म होते हैं। तो इसमें यह सवाल नहीं होना चाहिए कि पहले कौन सा लगा है। जैसे ही ये लगना स्टार्ट होगा वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों सेम टाइम तक काम करते हैं। और एक और बात, दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज़ पर लग रहे हैं। कभी ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहा है।
ये फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और ये वाला फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो दो फोर्सेस होते हैं दोनों सेम टाइम पर लगते हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं।